हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टन पर। मैं आज आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं पहले राष्ट्रपति होता कौन है। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद के 52 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा उसके अनुच्छेद तथा उसके निर्वाचन के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में भारत के संविधान के अंतर्गत ये सब प्रावधान किए गए हैं। पहले जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं दी गई हैं। पहली, वह भारत का राष्ट्रपति नागरिक हो। दूसरी, वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो तथा वह केंद्र तथा राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर आसीन न हो। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी हम सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते। जैसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या हमारे विधायक चुने जाते हैं, ऐसे हम राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते। हम सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं डाल सकते। उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यह निर्वाचन अनुपातिक पद्धति प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान की रीति से होता है। भारतीय संसद और राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की संख्या में कौन कौन भाग लेते हैं। इसका उदाहरण हम उत्तर प्रदेश राज्य से ले सकते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसके राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों की जानकारी हमें होनी चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ है और 20 करोड़ होने के नाते हमारे राज्य के उसके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलियों के राज्य सदस्यों की संख्या 400 हैं। अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 403 तो सीधे भाग नहीं ले सकते। उनकी वोट की वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। हम 20 करोड़ जनसंख्या को 400 विधायकों से भाग देते हैं, यानी 400 विधायकों की संख्या से भाग देते हैं। जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम 1000 से गुना करके एक एमएलए की वैल्यू का हमें पता चलता है। इसी प्रकार हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की वैल्यू के वोटिंग का पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं के बारे में। राष्ट्रपति को सुविधाएं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती है। जैसे 5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी और प्रेसिडेंट को रिट्रीट शिमला व हैदराबाद वगैरह, और एयर इंडिया में 1 क्लास, उसको सारी की सारी सुविधाएं यहाँ आपको देखनी हो रही है। पहली बात, वह कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति के पावर के बारे में। राष्ट्रपति के पावर लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर से हमारे कार्यपालिका शक्ति होती है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी क्षेत्रों तक है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति में ही किए जाते हैं। अब इसकी विधायी शक्तियों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों का क्षेत्र केवल कार्यपालिका शक्ति तक ही सीमित नहीं है। अनुच्छेद 79 के अनुसार वह संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करता है तथा स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति के परामर्श पर वह लोकसभा को भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों को अलग अलग व संयुक्त भाषण देने का भी अधिकार है। अब राष्ट्रपति के जुडिशियल पावर के बारे में जानते हैं।
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की भांति राष्ट्रपतियों को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्राप्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अक्षमा दान करने की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब आपातकालीन की शक्तियों के बारे में जानते हैं। युद्ध में तथा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के हालत में अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया कि भारत पर जब भी विद्रोही आक्रमण या किसी बाह्य आक्रमण पर होता है तो भारत का राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। राज्यों में वैधानिक शासन की असफलता पर अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों की वैधानिक में जितनी भी असफलता होती है उनको भारत के राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 अब तक हमारे देश में लागू नहीं किया गया है। ये थी कुछ जानकारी राष्ट्रपति के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आई होगी। आई होप आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।